Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसा कि Pass Education System ने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मेहरान यूनिवर्सिटी 2026 एडमिशन्स के लिए। तुम्हारा मिशन है कि आप तमाम बच्चों का मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2026 का एग्ज़ाम, आप लोगों का राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, वो बेहतरीन हो और आप लोग बेस्ट स्कोर बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपने मेहरान यूनिवर्सिटी 2026 के अंदर या ऑनवर्ड जो आने वाले साल हैं। आप लोगों के जो जूनियर्स होंगे उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद एक सीरीज़ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लो, क्योंकि आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे, जिसमें मैं आप लोगों को 2025 का पेपर करवा चुका हूं फिजिक्स का मेहरान यूनिवर्सिटी का। आज हम करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का 2024 का पास पेपर फिजिक्स का। तो फिजिक्स का 2025 का पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूं। आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 2024 के पास पेपर को। इसी तरह फिर हम 2023 का 2022 21 ऑनवर्ड सारे मैं आप लोगों को ईयर्स के पास पेपर करवा दूंगा इसी एक चैनल पे। और इसके बाद फिर हम मैथ को भी करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री को भी करेंगे, कंप्यूटर साइंस को भी करेंगे। और अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो आप लोगों के लिए मेहरान के ऊपर एंड गेम्स को लेके आए, वन शॉट लेक्चर्स आए, पास पेपर लास्ट ईयर भी करवाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए बच्चों के। मेहरान के अंदर एनईडी के अंदर 90 प्लस में आए बच्चों के स्कोर, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पोजीशंस पे आए। तो इस साल भी आप बच्चों ने इन टॉप पोजीशंस पे आना है और लाजमी तौर पे अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर करें। तो करते हैं स्टार्ट अपने इस पूरे एक जो हमने पास पेपर 2024 का करना है। उससे पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विल हाईली रिकमेंड के पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए एक स्केड्यूल में तैयारी के लिए एक अपना प्रीमियम बैच को शुरू किया है, जिसको आप लोगों को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रीमियम बैच के अंदर आप लोगों को वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपको एनईडी और मेहरान को एस करना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे बैच के अंदर से बच्चों के रिजल्ट्स किस लेवल के आ रहे होते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टॉपर बच्चा ऑल ओवर पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह ही स्कोर्ड 95.78 एग्रीगेट, फिर फास्ट के अंदर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 है, फिर 90 है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो। जीकी में 20th मेरिट पोजीशन है, मेहरान के अंदर 85 है, एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका एनईडी या मेहरान के अंदर 93 का स्कोर आए या 93 से ऊपर का स्कोर आए और इस पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का एनईडी के अंदर मेहरान के अंदर आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो मेरिट फार्मूला है वो क्या होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि आप लोगों का एनईडी और मेहरान के अंदर एनईडी और मेहरान के अंदर आप लोगों का जो मेरिट फार्मूला है वो आपका ये होगा कि एनईडी और मेहरान यूनिवर्सिटी के आप लोगों के 60% काउंट होंगे, स्कोर की वेटेज होगी। और आप लोगों के जो इंटर और मैट्रिक की वेटेज होगी ना वो आप लोगों की 40% होगी। तो मेरे भाई मेरी बहना, आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस पे फोकस करना, एनईडी और मेहरान के अपने टेस्ट पे। अब पार्ट 1 का तो रिजल्ट आपके पास आया पड़ा है, वो बच्चे जो गैप ईयर पे हैं, ये इंप्रूवर बच्चा है, उसके पार्ट 1 2 दोनों की परसेंटेज काउंट होगी, ठीक है। और जो अभी पार्ट 2 में बच्चे हैं तो उसको चाहिए कि वो भी एनईडी और मेहरान के टेस्ट पे फोकस करे। अगर इस तरह का स्कोर चाहते हो, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप एनईडी मेहरान फास्ट में ही नहीं, आप लोग जीके में 20th मेरिट पोजीशन नहीं, बल्कि आप लोग नस्ट में भी टॉप करो, कॉम सेट्स में भी टॉप करो। आप लोग चेक कर सकते हो ये सारे टॉपर्स एनटीएस में 93 का स्कोर हो, यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी में 86 का स्कोर, फिर 86 का स्कोर, 87 के भी स्कोर हैं, फिर नस्ट के ये तीसरे राउंड का टॉपर, ये दूसरे राउंड का टॉपर, ये पहले राउंड का टॉपर, फिर नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, फिर नस्ट में 175 171 का स्कोर आउट ऑफ 200 हो, फिर यूईटी में पहली पोजीशन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो पोजीशंस हमारे बैच के बच्चों की होती है। यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन 2026 इधर इन नस्ट यूनिवर्सिटी और फास्ट, कॉम सेट्स, प्यास है, जीकी है, मेहरान है, एनईडी है। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन करना। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो, जिसमें आपको मिलते हैं तमाम फीचर्स, डेली लाइव क्लासेस का, पाकिस्तान के टॉप फैकल्टी है। जो आप लोग फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में से पढ़ने जाते हो तो आप लोगों को 60-70 थाउजेंड पे करना पड़ता है, वही टीचर्स
और उससे ज़्यादा आप लोगों को फीचर्स के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट 7,000 के अंदर, और ये 7,000 भी पूरे साल की फ़ीस होती है, कोई 1 2 3 महीनों की फ़ीस नहीं होती है। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो अगर एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो। एनईडी के दोनों राउंड्स कवर करवाए जाएंगे, मेहरान के दोनों राउंड्स कवर करवाए जाएंगे, और आपका सिलेबस 2 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपने बोर्ड की तैयारी करना, बोर्ड के बाद दोबारा बैच में आना, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा आ जाओगे। फिर फास्ट की जीके की तैयारी कर लेना। अब बच्चा गलती पता क्या करता है नॉर्मली, वो बोर्ड के पीछे इतना पड़ा हुआ, वो कहता है बोर्ड के पेपर से फ्री होके वो जाएगा एप्टीट्यूड की तरफ। मेरे भाई जब बोर्ड से फ्री हो गए तो मेहरान का पहला राउंड गुजरा पड़ा है, एनईडी का पहला राउंड गुजरा पड़ा है, आईबीए का राउंड गुजरा पड़ा है, प्यास यूनिवर्सिटी के 2 राउंड गुजरे पड़े हैं, नस्ट के 3 राउंड गुजरे पड़े हैं। तो आप लोग फिर कहाँ पे एडमिशन लोगे? तो लाजमी तौर पे ये चीज़ को याद रखो, हमेशा जो बच्चे टॉप पोजीशंस पे आते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है ना, 70 to 80% वो बच्चों की सिलेक्शन होती है जिन्होंने राउंड 1 भी दिया होता है और फिर राउंड 2 में उनका स्कोर बूस्ट अप होता है, या राउंड 1 देते हैं, एक एक्सपीरियंस होता है, फिर राउंड 2 में अपीयर होते हैं। तो लाजमी तौर पे राउंड 1 भी दो, और तैयारी किधर से करो? पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच से करो, जिसमें 2 महीनों में आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, इंग्लिश वर्बल रीजनिंग वगैरह है, तो तमाम के अंदर आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे। और 7,000 पूरे साल की फीस है, और डेली लाइव क्लासेस के फीचर्स दे रहे हैं, आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वर्कशीट्स, टेस्ट सेशन, लेक्चर नोट्स, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस जोन है, तो ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं हमारे बैच में, जिसकी फीस जस्ट 7,000 है। सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन का ही नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन आपको आते ही दे देते हैं, और रिकॉर्डेड सेशन आपको डिफरेंट टीचर्स के मिलते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिजिक्स का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा ना, तो उसमें हमारे 3 टीचर्स होंगे, मैथ में हमारे 2 टीचर्स का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। तो रिकॉर्डेड सेशन ही आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स के प्रोवाइड करते हैं, और कंप्लीट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। यू विल गेट दिस ऑल फीचर्स इन आवर सुपर प्रीमियम बैच। सो मेक श्योर कि डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन 2026, तो यू हैव टू बी इन स्केड्यूल, यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, जिसके लिए हमारा बैच आपको हाईली रिकमेंडेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो पेपर है। आज का हमारा 2024 का टारगेट है कि हमने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका आज हम लोगों ने इंशाल्लाह कवर करना है 2024 साल के पास्ट पेपर को। तो आई होप कि आप लोगों ने इस नंबर को नोट कर लिया होगा। ये नंबर आप लोग नोट करेंगे अगर आप लोग हमारे बैच में आना चाहते हो, जिसमें आपको स्केड्यूल में चीज़ें मिलेंगी, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, और ये तमाम पास पेपर का आप लोगों का 1999 से लेके 2026 तक 25-26 साल के पास पेपर भी हम अपने बैच में करवा रहे होते हैं, जब से यूनिवर्सिटी ने अपने पास पेपर, जब से एनडीएस को शुरू किया होता है। ओके जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैविंग अ क्वेश्चन। अब आप बच्चों का फुल कंसंट्रेशन इस पूरे लेक्चर पे होना चाहिए। ओके जी, बी वेरी एक्टिव। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बाय द डेक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर्ड द इनवर्स ऑफ द, यानी सिंपल यहाँ पे वो हमसे पता क्या पूछ रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज है, जो एक्स रे की प्रोडक्शन है, उसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा। अब पहले तो हम ये समझते हैं ना प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे क्या होती है। तो याद रख लो एक्स रे की प्रोडक्शन ये होती है, एक्स रेज हमारे पास बनती कैसे हैं। एक्स रेज बेसिकली होती हैं लाइट। एक्स रेज क्या होती हैं? ये लाइट रेज होती हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, विजिबल लाइट से एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी एक्स रेज के फोटोन्स होते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट कह देता हूँ, एक्स रेज के फोटोन्स होते हैं, जो कि एक लाइट है, जो कि एक लाइट को शो करता है। यानी एक्स रेज बेसिकली फोटोन्स हैं जिनकी एनर्जी विजिबल लाइट से ज़्यादा है, गैमा रेज से कम है। यानी फोटोन्स के हैं, लाइट है, लाइट है। गॉट इट? ओके जी। अब इसका इनवर्स क्या होगा? अब देखो एक्सरे खुद लाइट है, और ये लाइट बनी किधर से होगी? ये लाइट बनी किधर से होगी? याद रख लो, कहीं पे एटम एक्साइटेड और डी एक्साइटेड हुआ है, और वहां से एक्सरेज निकलती हैं। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही होगी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में, और वहां पे लाइट एनर्जी आगे कन्वर्ट हो रही है। अगर अब लाइट एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, यानी फोटोन्स का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सरेज का इनवर्स प्रोसेस क्या होता है? एक्सरेज का इनवर्स प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक्सरेज होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गॉट इट? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल मेटल। जो रेजिस्टिविटी हमारे पास होती है बेसिकली वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए,
ये फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ से रो पढ़ा होगा आप लोगों ने, आर ए अपॉन में एल। तो याद रखो, आप लोगों को लगेगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, बट ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी नेचर क्या है, रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। अब जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। सो दैट इज वाई मेरे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल मेटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टिपिकल मेटल्स की हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। आगे द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम होता है। यहाँ पे एक चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक इंडक्शन हो, मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो, या इसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, या लिख सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, या थर्ड पे आप इसको लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रख लो, मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक इंडक्शन हो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो, तो वो इस बी को शो करता है। और बी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। सो सिंपल। लेकिन आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन तो समझ में आता, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिलेबस में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा है, इसको मैं प्रूव करके देना चाहता हूं आपको, जरा चेक करो। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते किसे है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, और नीचे भी ए आ गया, ए से कट गया तो पीछे क्या बचा, बी बचा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो बी, विच इज मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, और उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, जो कि न्यूटन पर मीटर और पर एम्पेयर के इक्वल भी होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट या तो वेबर है या न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है। ठीक है, ओके जी, काफी बातें डिस्कस कर ली इसकी भी हमने। फिर है द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया। अब यहाँ पे कीवर्ड एक आप लोगों का यूज हुआ है, उसने बोला हुआ है कि मैक्सिमम टॉर्क। अब आप लोग बोलोगे कि जो टॉर्क है हमारे पास वो तो सीधा सा होता है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ एल्फा। तो मैक्सिमम टॉर्क की बात हुई है, तो मैक्सिमम तो ये पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा, तो ये NIAB होगा, जो कि हमारे पास कहाँ पे लिखा है, खुद अब चूज कर लो। NIAB is in beta option, so beta option will be the right option. Next question है, according to special relativity, if delta t naught is the proper time interval, ठीक है, and the time interval delta t measured by an observer moving with the velocity v relative to the frame where delta t naught is measured is। अब simple is that कि आप लोगों से वो पूछ रहे हैं कि STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो डेल्टा टी है, यानी जो टाइम डायलेशन है हमारे पास, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो जो टाइम डायलेशन है बेसिकली डेल्टा टी, जो टाइम डायलेशन है हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है। और ये चेक कर ले, हमारे पास बी ऑप्शन में ही मैं देख सकता हूँ क्लियर कट ये लिखा हुआ है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज भी याद रखो कि अगर यहाँ पे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का भी यही फॉर्मूला बनेगा, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अगर मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो वो होगी L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती है जब बॉडीज की स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जाती है, इक्वल तो नहीं जाएगी, उसके अप्रोक्सीमेट में जाएगी, जिसको रिलेटिविस्टिक स्पीड बोलेंगे। ठीक है, यानी 75% या 85% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक स्पीड। और ये हमारे पास मैस कॉन्ट्रैक्शन, यानी मैस के अंदर क्या हमारे पास एक्सपेंशन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद। मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है, जब चार्जेस को स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, मैकेनिक्स ऐसा होगा जिसमें हम मोशंस को स्टडी करेंगे बॉडीज की, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज एंड देयर मोशंस।
उसके बाद नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैज द डायरेक्शन। भाई नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जो ओरिजिनल वेक्टर के ऑपोजिट होगा, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मान लो मैं आपको कहता हूँ कि ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक वेक्टर आप लोगों के सामने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, ये एक मेरे पास वेक्टर है, ठीक है। अब एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, मैं आपको कहता हूँ मुझे इसका नेगेटिव चाहिए, मैं इसका अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव ड्रॉ करना चाहता हूँ, सो सिंपल। अब मैं सिंपली इसमें क्या चीजें ऐड करूंगा, देखो अगर ये ए वेक्टर मेरे पास है, ए वेक्टर है, अगर मैं चाहता हूँ मुझे माइनस का ए चाहिए, माइनस का ए चाहिए, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई सारा मैग्नीट्यूड यही रहेगा, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो भाई ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन क्या बताती है, वो इस ओरिजिनल वेक्टर के ऑपोजिट है। ये ओरिजिनल वेक्टर था, अब ये नेगेटिव वेक्टर बन गया, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाला ओरिजिनल वेक्टर है और नीचे वाला माइनस का ए वेक्टर है, गॉट इट। तो माइनस का ए अब क्या हो चुका हुआ है, ये ओरिजिनल वेक्टर था, ये माइनस के यानी डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी हुई है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, when the velocity of an object decreases with time the acceleration is। अगर velocity बढ़ रही है तो acceleration पॉजिटिव होगा, जिसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर वेलोसिटी कम होने से यानी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस। अब चेंज का मतलब क्या होता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है या वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। अगर तो इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो एक्सेलरेशन ही होगा। अगर वेलोसिटी के डिक्रीज होने से भी तो चेंज आएगा ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो भी तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, तो वो जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो जो एक्सेलरेशन कहलाया जाएगा उसको बोलेंगे डीसेलरेशन, गॉट इट। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द टाइम तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसको डीसेलरेशन बोलते हैं। उसके बाद है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड। याद रख लो सेंट्रीपिटल फोर्स के जो सर्कुलर मोशन है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये दोनों टुवर्ड्स सेंटर होते हैं, ये दोनों टुवर्ड्स, ये बात मेरी लिख लो नोट कर लो, ये दोनों टुवर्ड्स सेंटर होते हैं, ये दोनों टुवर्ड्स सेंटर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, गॉट इट, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। अब यहाँ पे एक ही वर्ड है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the acceleration due to gravity gd at the depth d below the earth's surface will be acceleration due to gravity which is represented by gd will be equal to g into 1 minus d upon r, where d is what, d is the depth below the earth's surface, जो depth है उसको d से यहाँ पे शो किया, r is the radius of earth which is 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मास अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अटैच्ड टू अ स्प्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, ऑफ ए मास अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट फॉर टी इंटरवल विल बी इक्वल टू ए कोसाइन ऑफ थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं ए, यानी ए हमारे पास कॉस का फंक्शन, ए कोसाइन ऑफ, अब आगे जो थीटा हमारे पास है ना ये इक्वल टू ओमेगा टी होता है, और आगे इंटरवल में जो चेंज आएगा उसको फाई लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, गॉट इट। एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा होता है, अब थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट किया जा सकता है, अगर इंटरवल में चेंज आ रहा है, एंगल कुछ ऐड हो रहा है तो वो आगे फाई हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर, got it? Okay जी, next question we are having what, next question है हमारे पास, इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सी को हाईलाइट कर देता हूँ, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ओके,
कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में, तो हमारा एक तो विजुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा इमेज, और मैग्नीफाइड बनेगा। तो ये कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज सिंपल आप लोगों की बुक लाइन से ये चीजें आई हैं। विजुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड कहाँ पे है? डेल्टा ऑप्शन में मुझे नजर आ गया, सो आई विल चूज डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट? यानी कि अगर कन्वेक्स लेंस की बात हो और ऑब्जेक्ट को रखा जाए ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज बनेगा एक तो विर्चुअल, विर्चुअल होगा यानी वो नॉन रियल होगा, रियल नहीं होगा, एक इरेक्ट होगा, ठीक है, और एक मैग्नीफाइड होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, अ थर्मोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। थर्मोमीटर सेंसिटिव कब होगा? जब वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, और थोड़ी सी चेंज से, शोज अ लार्ज चेंज इन इट्स प्रॉपर्टी फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। तो थर्मोमीटर सेंसिटिव ही तब होगा जब वो लार्ज चेंज शो करे, डिफ्लेक्शन ज्यादा करे, जबकि टेम्परेचर में चेंज थोड़ा सा आया हो, ये सेंसिटिव है। कहते हैं सेंसिटिव बंदा कौन सा होता है? खुद सोचो, एक बंदा सेंसिटिव कौन सा होता है? छोटी सी बात पे भी वो रिएक्ट कर जाए, दैट इज सेंसिटिव। तो इस तरह थर्मोमीटर सेंसिटिव कौन सा होगा? जो स्मॉल चेंज आए टेम्परेचर में, क्योंकि थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर को मेजर करना। तो सेंसिटिव थर्मोमीटर वो होगा जो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से भी लार्ज चेंज को शो करे, लार्ज डिफ्लेक्शन को शो करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 कूलम इज इक्वल टू, याद रख लो 1 कूलम हमारे पास इक्वल होता है 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। ये ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट, ठीक है, ओके जी, जो कि चार्ज का यूनिट है। द कैप्चर ऑफ ए न्यूट्रॉन बाय अ स्टेबल न्यूक्लियस ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनता है जो कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से बनता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज A beta particle primarily ionizes an atom by electrostatic force, यानी वो एटम को कैसे बीटा पार्टिकल आयोनाइज करता है? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अल-बेरूनी इज फेमस फॉर इज कैलकुलेशन फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अल-बेरूनी ने तो क्या किया था? सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को मेजर किया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ है ना, ये फॉर एग्जांपल स्फेरिकल है, ये हमारे पास अर्थ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फ्लैटन है यहाँ पे, ये अर्थ है फॉर एग्जांपल ऐसे ओवल टाइप। तो अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है ना, वो मेजर किया था अल-बेरूनी ने। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr होता है, याद रखना। ओके जी, उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिटरमिन्ड बाय। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में तो दो वेज होते हैं। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो दो वेक्टर की, तो वो हम निकाल सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। लेकिन मैं आपको इसको ना एक नए अंदाज से बताऊंगा ताकि ये चीज कभी आप लोगों को भूले ना। मान लो मेरे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है। अब ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, कि अगर एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हम यहाँ पे किसी और कलर में शो कर देते हैं ऐसे, अब बेहतर हो गया। ओके जी, अब याद रखो मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, एक वेक्टर ए मेरे पास है और एक वेक्टर मेरे पास बी है। अब मैं अगर चाहता हूँ ए क्रॉस बी निकालना, यानी मैं क्या चाहता हूँ? ए क्रॉस बी निकालना, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? सीधी सी बात है, एक तो राइट हैंड थंब रूल को लगाओ, राइट हैंड, ये राइट हैंड है, इसको इधर प्लेस करो, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। थंब इसकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को बताएगा, जैसे मैंने ये पेन को यहाँ पे इंसर्ट किया है। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहूँ, यानी अगर मैं ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल्स करनी है, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मेरा किधर को बना? ए क्रॉस बी मेरा बना आउटवर्ड, आउटवर्ड। गॉट इट? क्या बना? आउटवर्ड बना। इस चीज को दोबारा फील करेंगे, सोचो इस चीज को, ये आउटवर्ड बना मेरा, क्या बोला? ए क्रॉस बी, यानी कि ए से बी की तरफ घुमाया तो ये रिजल्टेंट बाहर को बना। अगर अब मैं बी क्रॉस ए चाहता हूं, अब मैं क्या चाह रहा हूं?
अब मैं चाहता हूँ बी क्रॉस में ए, यानी कि बी वेक्टर से ए की तरफ, तो रिजल्टेंट किधर बनेगा? ये देखो, ये थंब अंदर की तरफ चला गया, थंब इधर बी क्रॉस ए, तो थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है? इनटू द पेज। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा, जो मेरे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी इनवर्ड, वो इनवर्ड होगा। चलो ये तो मैंने राइट हैंड को अप्लाई, ये तो मैंने राइट हैंड को अप्लाई किया है कि अगर आप ए से बी करोगे तो ए से बी फिंगर कर्ल करो, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एक स्क्रू रूल भी होता है। अब स्क्रू रूल क्या होता है? स्क्रू को जानते हो, नट वगैरह जिसको हम बंद भी करते हैं, लूज भी करते हैं। अब सोचो जरा, एक स्क्रू को माइंड में लेके आओ, एक स्क्रू है हमारे पास, अगर स्क्रू को मैं ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, अब जरा सोचो, फील करो इस चीज को अपने माइंड में, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाऊंगा तो स्क्रू बाहर को आएगा, अगर मैं क्लॉकवाइज उसको घुमाऊंगा तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। अब आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस क्रॉस प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी मुझे चाहिए, यानी ए से बी की तरफ चाहिए, तो मुझे बताओ अगर मैं स्क्रू को इधर रख दूं और मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, ए से बी की तरफ घुमाऊंगा तो स्क्रू क्या होगा? अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाओगे स्क्रू को तो स्क्रू बाहर को निकलता आएगा। अब स्क्रू जब बाहर को निकलेगा तो इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट बाहर को है। और यही मैंने बताया था, जब ए से बी करोगे, स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हो ना, क्यों ऐसे घुमा रहे हो? बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी के लिए स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू को ऐसे घुमाना बाहर को लेके चलता है। तो और यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई कर लो, इससे भी रिजल्टेंट बाहर था। अब अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता हूं तो यहाँ पे स्क्रू रख दो, अब स्क्रू को बी से ए की तरफ घुमाओ, जब बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो वो तो स्क्रू ऐसे होता होता अंदर फिक्स हो जाएगा और इनटू द पेज होगा, और मैंने यहाँ पे इनवर्ड ही लिखा था। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर है द एसआई यूनिट, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क ऐसे जो न्यूटन मीटर होता है। बच्चों वाली चीजें यहाँ पे मैरान के अंदर भी पूछी गई, ठीक है जी, मैट्रिक में पढ़ के आए हैं ओए लेवल में। अच्छा जी, उसके बाद अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ इज 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है। कहाँ पे लिख रखा है? ये लिखा हुआ है 24 वाला, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मैंने चूज कर लिया। द एवरेज स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ, भाई जमीन से ऊपर की एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई सोचने समझने वाले इसमें कोई बात ही नहीं है। वेलोसिटी की वजह से तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे भैया मेरी बहना। अब जो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की एनर्जी होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, potential energy due to height. C option will be right option. In longitudinal waves, the last MCQs is, in longitudinal waves the oscillations of the particle of medium are very simple parallel to the direction of wave propagation। यानी हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं? या वो हो सकती हैं ट्रांसवर्स वेव्स या हो सकती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव की प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हमारे पास वेव के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव की प्रोपागेशन के पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे। लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होंगे, क्या भला? यानी एक मीडियम है, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल है ना, मीडियम के पार्टिकल हैं, वो वेव प्रोपागेशन के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। किस में? ट्रांसफर वेव्स में। और मीडियम के पार्टिकल और वेव प्रोपागेशन दोनों पैरेलल होंगे, किस में? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। गॉट इट? सो दैट वाज ऑल अबाउट योर 2024, दैट वाज डियर स्टूडेंट्स ऑल अबाउट योर 2024 Mehran University of Engineering and Technology physics paper. That was all about your Mehran University of Engineering and Technology 2024 physics past paper। ठीक है, जो 2024 के राउंड में क्वेश्चन आए उनमें से एक आप लोगों को पास पेपर मैंने करवा दिया। इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग 2023 पास पेपर, 2022 पास पेपर एंड अप टू सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके, अगर आप लोग देखो, हम आप लोगों को ऐसे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में आपको ये तमाम फीचर्स पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं।
आपको हम YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बैचेस में आपको इससे ज़्यादा प्रीमियम लेवल के फीचर्स मिलते हैं। अभी इस नंबर को नोट कर लो, अभी इस बैच का हिस्सा बनो। इस बैच में आना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने लेके आने हैं पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप रिजल्ट। इस जैसे 387 आप लोगों ने लेके आने हैं, 171 नस्ट के अंदर आप लोगों ने नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेके आनी है। इस बच्चे का पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट बना। ही इज़ फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम बैच। आप लोगों ने राउंड 1 में टॉप करना है, 2 में टॉप करना है, 3 में टॉप करना है। ही इज़ फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। ये मोहम्मद उमर हयात, ये मेडिकल बैकग्राउंड बच्चा था, नस्ट में टॉप कर रहा है, प्यास में टॉप पोजीशंस हैं। इसके अलावा एनटीएस में 93 का स्कोर है, फिर यहाँ पे एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर कॉमसेट्स में 92 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 92 का स्कोर है, फिर यहाँ पे एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर आईटीयू में 59 का स्कोर है, फिर आईटीयू में 57 है, फिर एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है, मेहरान के अंदर 85 का स्कोर है, जीकी में 20th मेरिट पोजीशन है। जीकी में 20th मेरिट पोजीशन पे हमारा बच्चा बैठा हुआ है। उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी में 95.78 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर फास्ट में 90 का एग्रीगेट है, फिर फास्ट में 90 का एग्रीगेट है, फिर फास्ट में 90 का एग्रीगेट है, फिर पिछले साल के फास्ट के टॉपर्स हैं। सो इफ यू पीपल आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन 2026 इधर इन मेहरान यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी और एनईडी, आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्या करता है जादू कि आप लोगों को बैचेस में इस लेवल के रिजल्ट्स हमारे बैचेस के बच्चे ले रहे होते हैं। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, हम आपको दे रहे हैं डेली लाइव क्लासेस का फीचर। हमारे पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी डेली बेसिस पे शाम 7 बजे एक्टिव हो जाती हैं, हमारे पोर्टल पे लाइव आ जाते हैं। शाम 7 से लेके 11 बजे तक हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। और क्या क्या किस किस सब्जेक्ट की, लेट मी क्लियर, आप लोगों की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, इंग्लिश की, आपका बेसिक मैथ है, वट एवर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, उस तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पे 4 घंटे कंसेक्टिव हमारे टीचर्स, कंसेक्टिव हमारी पूरी टीम इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है। अब तमाम बच्चों के लिए डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही हैं। हम आपको प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान का बेहतरीन टेस्ट सेशन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एनईडी हो, मेहरान हो, आईबी हो। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे बैच के बच्चे टॉप पोजीशंस पे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने सेकंड पोजीशन हासिल की। लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिस जोन आपको सेग्रीगेटेड मिलता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, आते ही रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। टॉप लेवल की फैकल्टी है जिनका ये टॉप लेवल का रिजल्ट है। और चेक करो, फीस जस्ट 7,000 है। और सिर्फ यही नहीं है, फीस 7,000 आपके माइंड में आ रहा होगा 1-2 महीनों की होगी। ये 7,000 आप लोगों ने जस्ट वन टाइम पे करनी है। यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम दिस पर्टिकुलर अमाउंट। और ये आप लोगों की फीस वैलिड होगी 1 ईयर के लिए, पूरे 1 साल के लिए मेरे भाई मेरी बहन, आप लोगों की ये फीस वैलिड होती है। इसी 7,000 में हमारे जितने बैचेस स्टार्ट होते जाते हैं, मल्टीपल बैचेस में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाता है। जस्ट वन टाइम आप लोगों ने एनरोलमेंट ले ली, आगे हमारे जितने बैचेस होते जाएंगे उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होंगे। और हर बैचेस में आप लोगों का सिलेबस शुरू से करवाया जाएगा। तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर इफ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन 2026। दिस प्रीमियम बैच इज हाईली रिकमेंडेड टू यू पीपल। हमारा अभी अभी ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का अभी हिस्सा बन सकते हो। हमारा जनवरी के मंथ में 25 जनवरी के करीब से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, एक हमारा बैच फेब के अंदर शुरू हो रहा है, एक हमारा बैच मार्च में शुरू हो रहा है। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन योर डिजायर यूनिवर्सिटी, सो मेक श्योर कि आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बन गए, क्योंकि ये टॉप पोजीशंस बैच के बच्चों की हैं। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी एनरोलमेंट आज ही ले लो, आज ही अपना एडमिशन सिक्योर कर लो पाकिस्तान के डिजायर यूनिवर्सिटी में। क्योंकि आप इधर उधर बहुत ही अपनी फीसेस को ज़ाया करते हो, टाइम को, पैसे को करते हो, तो वहाँ पे आपको एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग आओगे तो आपको पता चलेगा कितने प्रीमियम लेवल के आपको फीचर्स हैं। हम यूट्यूब पे आपको इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो बैचेस में आपको जहाँ पे मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, जहाँ पे एक एक सब्जेक्ट के 3-3 बंदों की रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, 2-2 बंदे आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट पे बिठा के दिए हुए हैं। आपको डेली बेसिस पे एक एक बंदा आके पढ़ा रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपको उसके साथ एक फ्लो बना पड़ा है, आपके टेस्ट सेशंस हो रहे हैं, जो एक चैप्टर खत्म होता है उसी चैप्टर के टेस्ट के डिस्कशन आपको लाइव क्लास में करवाई जाती है।
उसकी आपको वर्कशीट दी जाती है, टेस्ट अलग से होता है, वर्कशीट अलग से होती है। हमारा ये आप लोगों को पोर्टल मिलता है, तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनो। अगर आप लोग IBA, कराची यूनिवर्सिटी, कायदे अवाम है, NED है, मेहरान है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, कॉम सेट्स है, बहरिया है, एयर यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। क्योंकि तमाम पाकिस्तान के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉपर्स हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के होते हैं। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो अगर आप लोग वाकई में 2026 में अपना एडमिशन कन्फर्म करना चाहते हो। मिलेंगे नई वीडियो में 2023 के पास पेपर के साथ इंशाल्लाह। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।